आज की कहानी मुंबई से है। जुर्म की दुनिया की न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जिसमें कई बार हमें चौंकाने वाली एलिमेंट्स, चौंकाने वाली चीज़ें मिलती हैं। मुजरिमों के, कातिल के दिमाग की जो सोच होती है, कई बार लगता है कि कैसे ये कहाँ से सोच आती है। और ख़ुद पुलिस जो ऐसे मामलों को हैंडल करती है, टैकल करती है, वो भी कई बार हैरान रह जाती है। क्या ये बात यकीन करने लायक हो सकता है कि कोई शख्स इंतकाम में इतना पागल हो बदला लेने के लिए कि वो पहले शादी करे, क्योंकि उसे किराए का कातिल नहीं मिल रहा है, और शादी करके फिर अपने पति के हाथ से कत्ल करवाए। अब इतनी दूर की प्लानिंग और सोच कौन कर सकता है। ये कहानी एक पुलिस वाली की है, एक कांस्टेबल की है, और चूंकि वो पुलिस में थी, कैसे कैसे उसके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आते हैं एक जुर्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ये कहानी उसकी बानगी है। बात 15 अगस्त की है, आज़ादी का दिन। पूरे देश में जश्न आज़ादी थी इसी साल। अभी 2 महीने 5 दिन के बाद पूरे हो जाएंगे, बल्कि 1 महीना। 15 अगस्त रात 10:30 बजे के आसपास मुंबई में के पास कुर्ला रेलवे स्टेशन के करीब एक बस स्टॉप से थोड़ी दूर पहले एक शख्स सड़क किनारे लहूलुहान पड़ा मिलता है। कुछ आसपास के लोगों ने देखा जो चश्मदीद थे, तो उन्होंने देखा कि एक कार आई और बड़ी तेज़ी से उस शख्स को, जो बस स्टॉप की तरफ जा रहा था पैदल, उसे टक्कर मारकर भाग गई। कुछ लोगों ने 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस की टीम आई और उस घायल शख्स को अस्पताल ले गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उस शख्स की पहचान होती है अब शिवाजी सानप के तौर पर। शिवाजी सानप मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल यानी हवलदार। अब शिवाजी की मौत हुई, चश्मदीदों ने देखा है गाड़ी ने टक्कर मारी। मामला बिल्कुल सीधा साधा रोड एक्सीडेंट का था, कहीं से कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पुलिस ने भी रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज कर लिया। अब चूंकि एक मुंबई पुलिस के ही जो हवलदार, उसकी मौत हुई है, तो पुलिस ने जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो भी की। और अब शिवाजी सानप के घर वालों को खबर देने की कोशिश की गई, खबर दी भी गई। इसी खबर देने के दौरान पता चला कि जब ये शिवाजी सानप जो हवलदार हैं, ये नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे मुंबई में, लेकिन इनका घर था पुणे में, और ये शख्स रोज़ाना अपनी ड्यूटी देने के लिए पुणे से मुंबई आया करता था, अलग अलग ट्रेन और बस पकड़कर। ये पुणे से सबसे पहले पनवेल तक आता ट्रेन पकड़कर, फिर ये पनवेल से एक बस पकड़ता कुर्ला रेलवे स्टेशन के लिए, फिर ये कुर्ला पहुंचता, और फिर कुर्ला से ट्रेन पकड़कर ये मुंबई पहुंचता और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता। तो ये इसका रूटीन था, पुणे से पनवेल, पनवेल से कुर्ला, कुर्ला से नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। 15 अगस्त को भी ये ड्यूटी ख़त्म करने के बाद रात 10:30 बजे वापस पुणे जा रहा था, और नेहरू नगर से ये कुर्ला पहुंचा था, और कुर्ला से अब इसको बस पकड़कर पनवेल जाना था, और पनवेल से पुणे। लेकिन कुर्ला के पास ही एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली रोड एक्सीडेंट की। इसके बाद घर वालों को खबर दी गई। शिवाजी की पत्नी और उनके साला ये भागते हुए ये खबर सुनकर मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई आने के बाद अपने पति की हालत देखते हैं, मौत हो चुकी थी। पुलिस उन्हें बताती है रोड एक्सीडेंट का केस है, लेकिन पत्नी और साला शक जताते हैं कि रोड एक्सीडेंट का केस नहीं, ये कत्ल हो सकता, तो आप जांच कीजिए। चूंकि एक पुलिस वाले की पत्नी थी और एक पुलिस वाले की मौत हुई थी, पुलिस ने भी कहा ठीक है, आप अपनी शिकायत दे दीजिए। उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली। उन्होंने कहा हम इसकी जाँच करेंगे। हालांकि पुलिस को भी यकीन था कि ये मामला रोड एक्सीडेंट का है, तो पुलिस ने कंप्लेंट ले ली। अब पुलिस ने कहा कि चलो जांच करते हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले शिवाजी के बारे में जानकारी इकट्ठे हासिल करनी शुरू की कि उस दिन क्या क्या हुआ। 15 अगस्त को 15 अगस्त को पता चला कि ये नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से रात को निकले। ये भी पता चला कि इन्होंने कुर्ला तक की ट्रेन पकड़ी लोकल, और कुर्ला से ट्रेन पकड़ने के बाद ये बस पकड़कर अब इन्हें अगले मंजिल तक पहुंचना था, और फिर वहाँ से पुणे जाना था। तो पनवेल के लिए बस पकड़नी थी कोलवा रेलवे स्टेशन के बाहर से, और उसी दौरान में बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप तक जा रहे थे जब ये कार आई और कार ने टक्कर मार के घायल कर दिया। बाद में मौत हो गई। अब पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेते हैं। नेहरू नगर से लेकर कुर्ला, कुर्ला से लेकर पनवेल, और पनवेल के आगे जो भी जितने चीज़ें थी उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। फिर ये तय हुआ कि चूँकि नेहरू नगर से ये कुर्ला तक पहुँचा
और पनवेल तक तो गया नहीं, तो वहाँ से वहाँ तक यानी कुर्ला तक जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जाए। रेलवे स्टेशन के बाहर सारे ऐसे कैमरे मिले, कुल 250 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। कामयाबी मिली। 250 फुटेज को खंगालने के बाद आखिरी देखा पुलिस ने कि कुर्ला रेलवे स्टेशन से शिवाजी बाहर निकल रहे हैं और अब बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब सड़क किनारे, जो आजकल जगह जगह सीसीटीवी है, तो सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक और तस्वीर मिली, और वो तस्वीर में शिवाजी बाकायदा सड़क पार करते हुए दिख रहे हैं और अचानक एक नैनो कार, लकटकिया कार जिसे हम लोग कहते हैं, चूँकि 1 लाख में ये कार आई थी उस वक्त, बड़े इसके हंगामा था, टाटा की ये कार, तो एक नैनो कार बड़ी तेज़ी से आती है और शिवाजी को टक्कर मारकर चली जाती है। रात करीब 10:30 का ये वक्त था और शिवाजी घायल गिर जाते हैं। अब पुलिस को पता चला पहली बार कि नैनो कार से एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को डेवलप कराया तो पता चला उस कार के अंदर 2 लोग थे। फिर उनके चेहरे को भी थोड़ा सा साफ किया गया, तो अब ये चेहरा पहचानने लायक था कि 2 लोग कौन हैं। लेकिन जिस तरीके से कार ने टक्कर मारी, पहली बार पुलिस को लगा कि ये मामला आम एक्सीडेंट का नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश। फिर उन्हें शिवाजी की पत्नी की बात याद आई कि शक था कि यह कत्ल हो सकता है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच गहराई से करने का फैसला किया, लेकिन अभी ये जांच जारी ही थी कि पुलिस को एक बुरी खबर मिली। पता चला कि इस जगह पे कुर्ला में जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक नैनो कार बुरी तरह जली हालत में पड़ी मिली है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, देखती है कि नैनो कार जली हुई है और पूरी तरह से जली हुई है, कुछ बचा ही नहीं उसमें। अब सवाल कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी अगले कुछ घंटों के बाद ही मौका वारदात से कुछ दूरी पर उसको जला दिया गया। ये इत्तेफाक है, ये फिर साजिश की कड़ी है। अब पुलिस को लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब यहीं से पुलिस अपने मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। जब तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो फिर शिवाजी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा हासिल करती है, और जब जानकारी निकालती है तो फिर एक नाम आता है, शीतल, 29 साल की एक मुंबई पुलिस की कांस्टेबल सिपाही। पता चला कि 2019 तक शिवाजी और शीतल ये दोनों नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में एक साथ पोस्टेड थे। शिवाजी सीनियर थे, हेड कांस्टेबल, और शीतल कांस्टेबल। थोड़े दिनों के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों करीब आते हैं, लेकिन फिर 2019 के ख़त्म होते होते अचानक दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद शीतल शिवाजी के खिलाफ 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 2 कंप्लेंट लिखाती है, और दोनों कंप्लेंट छेड़खानी, मॉलेस्टेशन और फिजिकल अब्यूज़, इन सारी चीज़ों के थे। तो अब ये थाने में और सबको ही पता था कि ये दोनों कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में इन दोनों की बनती नहीं है। तो 2 कंप्लेंट थी, चूँकि दोनों कोलीग थे। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज करके जांच शुरू की, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। बात 2019 की है। तो पहली बार पुलिस को शीतल के बारे में जानकारी मिली कि ये झगड़ा हुआ, और शीतल के रिश्तों को लेकर पुलिस वालों ने बयान दिए कि उन दोनों में पहले दोस्ती थी, फिर झगड़ा हुआ। पुलिस को लगा कि कहीं इस एक्सीडेंट से इसका कोई लेना देना तो है नहीं। तो अब पुलिस ने यह तय किया कि वो शीतल के मोबाइल फ़ोन और शीतल की सोशल मीडिया और उसकी ज़िंदगी में खामोशी से झांकने की कोशिश करेगी ताकि सच्चाई को बाहर ला सकें। अब इसके बाद पुलिस शीतल के तमाम सोशल मीडिया को खंगालना शुरू करती है। खंगालते खंगालते इंस्टाग्राम पर एक शख्स मिलता है जो शीतल का कभी दोस्त हुआ करता था, क्योंकि उसमें सारी जो चीज़ें थी उसमें यह था कि शीतल और ये इंस्टाग्राम पे दोस्त हुए, रिक्वेस्ट हुआ, और उसके बाद दोनों करीब आए। फिर ये पता चला कि इन दोनों ने शादी भी कर ली, और शादी के बाद पति गायब हो गया। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। फिर पुलिस को ये लगा कि जो 2 चेहरे मिले हैं नैनो कार में, कहीं से एक चेहरा वो तो नहीं है जो इस इंस्टाग्राम पे इसके दोस्त का है, और हो सकता है कि इसी ने कत्ल किया हो। धनराज जाधव नाम था उस लड़के का जिसके ज़रिए इंस्टाग्राम पर शीतल की दोस्ती हुई थी। अब पुलिस ने जब धनराज का नाम आया, इंस्टाग्राम पे देखा, फिर पुलिस को उसका अता पता निकाला। पता चला वो तमिलनाडु में रहता है। मुंबई पुलिस की एक टीम तमिलनाडु पहुंची, धनराज को उठाकर मुंबई ले आई। उसे यही था कि जो नैनो कार में 2 लोग थे उसमें से एक धनराज है, लेकिन जब पुलिस ने धनराज का चेहरा उन दोनों चेहरों से मिलाया तो चेहरा मिला ही नहीं। अब ये क्लियर हो गया था कि धनराज उस गाड़ी में नहीं था।
तो फिर धनराज की कहानी क्या है और वो दो कौन है। तब पुलिस ने उन दो चेहरों को धनराज के सामने रखा, बोला कि तुम इनमें से किसी को पहचानते हो। तब धनराज जाधव ने बताया कि हाँ, इनमें से एक को मैं जानता हूँ। ये शख्स जिस सोसाइटी में शीतल रहती है, कांस्टेबल, उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है, और विशाल जाधव। अब जैसे ही ये पुलिस को पता चला, उसने विशाल को उठाया, विशाल से पूछताछ की, और विशाल से पूछताछ करने के बाद एक ऐसी कहानी सामने आई जिस पर खुद मुंबई पुलिस भी यकीन नहीं कर रही थी। 2019 तक रिश्ते ठीक थे, आखिर में ख़राब हुए। 2 कंप्लेंट लिखा है शीतल ने, उसके बाद पुलिस ने भी कुछ किया नहीं क्योंकि दोनों का आपस में झगड़ा था। अब इसके बाद लेकिन शीतल को बदला लेना था शिवाजी से, और वो बदले के लिए पागल हो गई। बट वो कैसे मारे, क्योंकि वो पुलिस वाली थी और एक पुलिस वाले का कत्ल करना है। उसको ये भी था कि वो इस कत्ल में उसका नाम ना आए। उसने इधर उधर सोशल मीडिया में झांकना शुरू किया। इंस्टाग्राम पे कई जगह अपने उसने प्रोफाइल बनाए, और ऐसी एक इंस्टाग्राम पे उसकी दोस्ती होती है धनराज जाधव से। धनराज जाधव एक बस ड्राइवर था। दोस्ती के बाद दोनों मिलने के लिए बात करते हैं। धनराज इत्तेफाक से उस वक्त मुंबई में था। फिर दोनों की मुलाकात होती है, और शीतल को इतना बदला लेने की बेचैनी और जल्दी थी कि बस मुलाकात के बाद वो सीधे प्रपोज करती, कहती तुमसे शादी करनी है। और धनराज को भी लगा कि एक पुलिस वाली है और क्या चाहिए, और उसने शादी कर ली। उसे यही नहीं मालूम था कि शीतल क्यों शादी कर रही है। शादी के ठीक 5वें दिन शीतल अपनी असलियत पर आती है और धनराज से कहती है कि एक शिवाजी नाम का हेड कांस्टेबल है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और उसका कत्ल करना है, लेकिन कत्ल ऐसा हो कि हादसा लगे। तुम एक बस ड्राइवर हो, तुम अगर रोड एक्सीडेंट में उसको उड़ा देते हो, मार देते हो, तो कोई शक भी नहीं करेगा, और रोड एक्सीडेंट में कोई सज़ा भी नहीं है ज़्यादा। धनराज एक सीधा साधा लड़का था, बस ड्राइवर था, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी चलाता था। वो शीतल की बात सुनकर घबरा जाता है। पहले तो टालता है, फिर कहता है कि देखो मेरे हाथों से ऐसे कत्ल नहीं हो सकता। शीतल उसको लगातार समझाती है, वो नहीं मानता। इतना प्रेशर उसके ऊपर डालती है, फिर धमकी भी देती है कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूंगी, मैं पुलिस वाली हूँ। धनराज डर जाता है और एक रोज़ बिना बताए शीतल को चुपचाप तमिलनाडु अपने घर लौट जाता है। अब इधर शीतल को पता चला। शीतल ने फिर उसके खिलाफ ये कंप्लेंट डाल दी आईटी एक्ट में कि वो उसकी तस्वीरें और ये सारी चीज़ें पब्लिक उस पर डाल रहा है, लेकिन वो तमिलनाडु भाग गया। अब शीतल का सारा मकसद अधूरा रह गया। जिस मकसद के लिए उसने जानबूझकर एक शादी की ताकि पति को वो कातिल के तौर पर इस्तेमाल कर सके, वो पति शरीफ निकला, कातिल बनने को तैयार नहीं हुआ और शीतल को छोड़कर तमिलनाडु चला गया। अब शीतल फिर वहीं खड़ी हो गई जहाँ से शुरुआत थी। अब उसे लगा क्या करें, इंतकाम की आग धधक रही थी। तब उसने कहा किसी दूसरे मोहरे को फंसाया जाए, और इसी के बाद उसकी नज़र जिस सोसाइटी में रहती थी उसके सिक्योरिटी गार्ड के बेटे विशाल के ऊपर पड़ी। विशाल 18 साल का लड़का था, शीतल 29 साल की। उसने उसे झांसे में लिया, फंसाया, वो भी उसके बहकावे में आ गया। फिर उसने थोड़े दिनों के बाद जब इन दोनों के ठीक ठाक रिश्ते हो गए, तब उसने कहा कि देखो एक हेड कांस्टेबल है, उसे रास्ते से हटाना है, लेकिन ये कत्ल एक्सीडेंट लगना चाहिए। 18 साल का नौजवान शीतल के इश्क में भी पागल, उसने हाँ कर दिया। उसके बाद उसने अपने एक और साथी जो तेलंगाना का था, चौहान, उसको इस साजिश के बारे में बताया। वो भी तैयार हो गया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। अब इन दोनों ने इसके बाद शिवाजी की रैकी करनी शुरू की। उन्हें पता था नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से ही आता है, फिर कुर्ला पहुंचता है ट्रेन से, फिर कुर्ला से बस पकड़ता है, फिर इसके बाद ये आगे जाता है, फिर वहाँ से पुणे जाता है। तो सारे रैकी के बाद इन्हें लगा कि बेस्ट लोकेशन जो है वो कुर्ला स्टेशन से उतरकर जब ये बस पकड़ता है आगे जाने के लिए, तो वहीं पे इसको मारा जा सकता है। तो कुर्ला से जब ये पनवेल के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहा होता है तो ये बस के ज़रिए जाता है, और इसकी छुट्टी का वक्त होता है रात को, तो अंधेरा भी होता है, सड़क पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो जब ये कुर्ला रेलवे स्टेशन से उतरे और बस स्टॉप की तरफ बढ़े, उसी दौरान में सड़क के पास इसको गाड़ी से कुचल दिया जाए। अब ये होता गाड़ी कहाँ से लाएं, तो 70,000 रुपये इन्हें शीतल देती है। गाड़ी खरीदने के लिए सेकंड हैंड कोई भी
तो सबसे सस्ती गाड़ी इन्हें यही नैनो मिली, लकटकिया कार, सेकेंड हैंड इन्होंने कार ली, सारी रैकी हो गई। उसके बाद डेट फिक्स किया 15 अगस्त 2021, वक्त वही रात से 10:30 के आसपास। 15 अगस्त को 10:30 बजे ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जैसे ही कोरला स्टेशन से बाहर निकलता है शिवाजी, ये पहले से ही मौके की ताक में थे, इन्हें मालूम था कि ये बस स्टॉप कैसे जाएगा, किधर से जाएगा। और वो जैसे ही सड़क किनारे पहुंचता है ये तेज़ी से कार लाते हैं और उसको उड़ाते हुए निकल जाते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों वहां से निकल लेते हैं। तो जब जिसने कातिल बनाने के लिए उसे पति बनाया, जब उसने उसकी पहचान कर ली, इसके बाद इन दोनों को उठा लिया गया। फिर विशाल जाधव और उसके दोस्त चौहान ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ शीतल ने ये सब कुछ कहा था। फिर इसके बाद पुलिस के पास सारे सबूत भी थे, सुराग भी थे, गवाह भी थे, और आखिर में उन्होंने शीतल को उठाया। और फिर शीतल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये कत्ल मैंने ही करवाया और इसकी वजह ये थी कि मुझे बदला लेना था। बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए इस हद तक जाना और इस तरीके से बदला लेना। मुंबई पुलिस को जब पूरी कहानी पता चली और ये लगा कि खुद अपने उनके महकमे की एक सिपाही और उसकी ये पूरी प्लानिंग उसके दिमाग की सोच थी, तो वो भी हैरान रह गए। तो एक हेड कांस्टेबल की मौत एक कांस्टेबल के दिमाग की उपज थी। और इस कहानी की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कत्ल करने के लिए सुपारी का कातिल ढूंढने में उसे लग रहा था कि रिस्क है। किसी भी बाहरी, क्योंकि वो पुलिस में थी, उसे मालूम है कि अगर किराए के कातिल को लूँगी, पैसा दूंगी, कल को केस खुला तो वो मुंह खोल देगा। इसलिए वो चाहती थी कि कत्ल ऐसे शख्स के हाथ से कराए जो पकड़ा भी जाए तो उसका नाम न ले। और इसके लिए फिर उसे लगा कि किसी से शादी ही कर लो, और उसने शादी की। लेकिन पति नसीब देखिए कि कातिल बनने को तैयार नहीं हुआ, शरीफ निकला, और इस तरीके से फिर उसने दूसरे 2 लोगों को पकड़ा और इस कत्ल को अंजाम तक पहुंचाया। ये कहानी मुंबई की थी। नीलेश पाटिल हमारे वहाँ के रिपोर्टर, उन्होंने बड़ी डिटेल में ये सारी कहानी भेजी थी। तो कई बार मैंने जो शुरू में कहा कि किस तरीके से इंसान के दिमाग जुर्म करने के लिए क्या क्या सोचता है, ऐसे ना मालूम अपने करियर में मैंने देखे जिसमें मोडस ऑपरेंडी, कत्ल करने के तरीके, जांच के तरीके, कई बार बहुत सारी चीज़ें आपको चौंका देती हैं। अब यहाँ पे भी मुंबई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस नैनो कार को पूरी तरह जला देना ये भी शीतल के दिमाग की उपज थी, क्योंकि उसे मालूम था, बहुत सारे उसने केस के इन्वेस्टिगेशन में वो रही कि कहाँ कहाँ से सबूत मिलाए जा सकते हैं। अगर गाड़ी के ऊपर खून के धब्बे हों, गाड़ी का नंबर प्लेट हो, चेसिस नंबर हो, तो इन सब को मिटाने के लिए कैसे क्या करना है, ये सब कुछ उसने किया। और फिर कार को पूरी तरह से आग लगा दी ताकि पुलिस के हाथ कुछ ना लगे। 15 अगस्त को ये कत्ल हुआ था और 9 सितंबर तो करीब 25 दिन के बाद पुलिस इस कत्ल को सुलझाने में कामयाब रही। 25 दिनों तक पुलिस को लेकिन उलझा कर रखा एक सिपाही ने, एक लेडी सिपाही ने, कि ये कत्ल है या रोड एक्सीडेंट है। और पुलिस शुरुआत में इसको पूरा एक रोड एक्सीडेंट के तौर पर ही लेकर चल रही थी। वो तो अगर नैनो कार जली हालत में न मिलती, सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस उस रात के तस्वीरें अपने पास अपनी आंखों से न देखती, तो शायद ये केस हमेशा के लिए एक रोड एक्सीडेंट के तौर पर ही दर्ज रहता, बंद होता। कोई ड्राइवर पकड़ा भी जाता तो शायद बेल आउट हो जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने जेल में रहता। लेकिन पुलिस की तफ्तीश ने इस केस को खोला और कातिल जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे। ये तीनों इस वक्त कब्जे में हैं, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस अभी इनसे और पूछताछ कर सबूत इकट्ठे कर रही है और फिर इनके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा और जो भी इनका हश्र होगा वो आने वाले वक्त में होगा। तो ये भी कहा